हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा था। बेसिकली हम रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में जो स्टेटस है उसको समझ रहे थे। तो विंड एनर्जी के बारे में हम लोगों ने लगभग सब कुछ देख लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम सोलार एनर्जी के बारे में देखेंगे और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए उसको देख लेते हैं। बात करें, ये हमारा पावर मैप है इंडिया का। तो कल हम लोगों ने देखा था कि विंड एनर्जी के बारे में सब समझा था। ठीक है, देखा था विंड एनर्जी कैसे क्या काम करती है ना, उसमें हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पे अगर हम बात करें अभी हमारा सोलार एनर्जी पे, तो ये तो हमारा विंड एनर्जी था। विंड एनर्जी में मैंने आपको कल बताया था कि मोस्ट ऑफ द विंड एनर्जी जो प्लांट्स है वो वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप सोलार एनर्जी की अगर बात करें तो सोलार एनर्जी देख सकते हो पूरे इंडिया में ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, लगभग लगभग पूरे इंडिया में ही। आप ऊपर का एरिया छोड़ दो लद्दाख वगैरह वाले एरिया में, तो वहां पे थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। बाकी पूरे इंडिया में लगभग ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको नजर आ रहा होगा। जिस तरीके से विंड एक जगह कंसंट्रेटेड है, उस तरीके से सोलार नहीं है। सोलार का आप देखो, इसी ये एक बेनिफिट भी है सोलार सेक्टर को कि सोलार के जो आप देख सकते हो पैनल्स वगैरह आप कहीं पे भी लगा करके बिजली का उत्पादन कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें इसके इंस्टॉल कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 94 गीगावाट के आसपास की इंस्टॉल कैपेसिटी है ना। ये यहाँ पे आप नजर आ रहा होगा आपको साइड में। यहाँ पे अगर हम इस मैप को देखते थे तो ये हमारा टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, तो यहाँ पे 457 गीगावाट है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें सोलार का कितना है, सोलार का आप देख पा रहे होगे 94 गीगावाट के आसपास है। मतलब टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में ये लगभग 20 से 21% के बीच आपका शेयर रखता है ना। तो ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, और विंड का हम लोगों ने देखा था, ये है हमारा विंड का कितना है, तो लगभग 48 गीगावाट। 10.5% ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी को ये होल्ड करके रखता है। अगर हम यहाँ पे देखें पिछले कुछ सालों में ग्रोथ रेट की बात करें, तो देखो, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कि ये जो ये है पूरी मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी मिनिस्ट्री है, या फिर मैं बोलूँ नीति आयोग की जो ICED.NITI-AYOG.gov.in का है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको क्या याद रखना है कि इसको जब भी अपडेट करना है आपको फ्यूचर में, तो आप यहीं से अपडेट करना, सारी चीजें यहीं से आप इसमें देखना। हर मंथ एकदम लेटेस्ट अपडेट रहता है, इसमें सारी चीजें अपडेट रहती हैं, तो वहीं से आप इसको अपडेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात, ये सबका दिया हुआ है, पूरे पावर सेक्टर का दिया। मुझे कोल नहीं चाहिए तो मैं कोल हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ किसका है, सोलार और विंड का है। तो यहाँ पे आप 2015 से 2025 तक का अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपका जो ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट देखो आप। जो अगर मैं बात करूं विंड का, 2015-16 में वो लगभग 27 गीगावाट ही था। आज भी देखो तो वो कितना है आपको, 47-48 गीगावाट। तो 20 गीगावाट ही इसमें ग्रोथ रेट देखने को मिली है। तो ज्यादा इसमें ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिली है। जब हम इसको कंपेयर करते हैं सोलार से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6.7 गीगावाट था। आज अगर हम बात करें तो ये कितना है, 94.17 गीगावाट है। यहाँ से विंड को हटा करके अगर हम सिर्फ सोलार की बात करें, तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ से आप ये जो आपका ग्रोथ रेट है कितना हाई है यहाँ पे। तो लगभग 7 गीगावाट था आपका कहाँ पे, 2015 में। आज ये कितना है, लगभग 94 गीगावाट के आसपास है। तो ये आप देख सकते हो, इतना आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। इतनी तेजी से ग्रोथ रेट सेक्टर, मतलब इस सेक्टर में इतनी तेजी से ग्रोथ रेट हो रही है सोलार सेक्टर में। ऐसा इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि सोलार सेक्टर जो है वो काफी बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे मैं आपको ये पूरा दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप देख सकते हो नेट कैपेसिटी एडिशन है। देखो कितना तेजी से सोलार का एक्सपांड हुआ है। एग्जाम में ये चीजें तो याद नहीं रहेगी आपको कितना ऐड हुआ है, लेकिन ये जरूर याद रख लेना आप कि जैसे कि ये कितना तेजी से बढ़ रहा है सोलार सेक्टर एज कंपेयर टू विंड सेक्टर। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोलार जो है वो एक तरीके से यूनिवर्सल है, वो हर एक एरिया में लगा सकते हो आप। विंड जो है आप हर एक एरिया में नहीं लगा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण सोलार सेक्टर की ग्रोथ हो रही है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया कि सोलार सेक्टर, उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो लगभग 94 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं हमारे में।
ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल, यहाँ पे आपका एडिशन जो है ये देख सकते हो आप कि ये पूरा आपका दिया है कि 2024-25 में देखो कितना, सिर्फ एक साल में आप देखो यहाँ पे आपका 13 गीगावाट के आसपास ऐड कर दिया गया है ना। तो बेसिकली इतनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी हुई है, काम की तो हमारे बस ये है कि कितना परसेंट शेयर है अभी के लिए एट प्रेजेंट मैं बात करूं 2025 में, तो ये देख सकते हो 94 गीगावाट के आसपास है। 20.6% ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी आपका कहाँ पे है, सोलार में है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सोलार से देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे सोलार एनर्जी से रिलेटेड और कुछ चीजें अगर हमको जो याद होनी चाहिए वो क्या क्या है ना, सोलार एनर्जी से रिलेटेड और भी चीजें यहाँ पर आपको जो याद रखनी है पेपर के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडिया की ग्लोबली 5th रैंक आती है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में। अगर आप टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी के आधार पर स्टेट्स को रैंक कर दो, कंट्रीज को रैंक कर दो, तो उसमें इंडिया 5th नंबर पे आपका आता है और ये 3rd लार्जेस्ट सोलार मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी तो ये 94 हो चुका है अब, है ना। अभी मैंने आपको दिखाया ये लगभग 94 गीगावाट के आसपास है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 94 गीगावाट के आसपास है। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है, विंड, है ना, फिर आता है आपके पास सोलार, फिर आता है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बायोफ्यूल, है ना, बायोफ्यूल्स। ये वाला सेक्शन जब मिला दोगे, इन चारों का जब निकालोगे तो सोलार अकेला कितना है, लगभग 60%। विंड कितना था, लगभग 31%, याद है। बाकी जो बच गए वो ये सब आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कितना है हमारा, तो लगभग 160 गीगावाट है। उस 160 गीगावाट में अकेला आपका 94 गीगावाट क्या है, आपके पास सोलार है। तो ये लगभग कितना हो जाता है आपका, ये आपका लगभग 60% के आसपास हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया 20.63% शेयर था टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अभी मैंने आपको दिखाया था 456 गीगावाट के आसपास ऊपर लिखा था, है ना, 457 गीगावाट के आसपास था, है ना। ये थोड़ा सा एक महीने पुराना है इसलिए आपको यहाँ पे 453 लिखा है। यहाँ पे मैं इसको 7 कर देता हूँ, है ना, क्योंकि अब भी एकदम उसमें तो हर दिन का देता है ना, इसलिए वहां पर आपको चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे 94 गीगावाट है, ये 94 गीगावाट आप देख सकते हो, 94 गीगावाट है। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 457 गीगावाट। इस हिसाब से आप निकालोगे तो लगभग 20.6 गीगावाट आपका पड़ जाता है, कौन सा, सोलार। फिर उसके बाद अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी जोड़ लेते हो, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी जोड़ लेते हो, तो उस समय टोटल जो हमारा रिन्यूएबल कैपेसिटी कितनी हो जाती है, 203 गीगावाट। जब 203 गीगावाट में आप निकालते हो 94 गीगावाट का, तब लगभग लगभग 45%, 45 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इतने परसेंटेज हमारा शेयर हो जाता है किसका, सोलार का, है ना। जब सिर्फ RES बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो उसमें 4 चीज होती हैं। लेकिन अब रिन्यूएबल तो कायदे से लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, लेकिन जब तक आपको वो जोड़े ना, जब तक वो बोलेगा नहीं इंक्लूडिंग ये, तब तक हम यही मान के चलते हैं कि सिर्फ ये 4 की बात चल रही है। फिर अगर हम बात करें टॉप 5 स्टेट जिन पर सबसे ज्यादा सोलार की पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा सोलार एनर्जी की पोटेंशियल है, तो सबसे पहले आता है राजस्थान, के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर है, फिर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र आता है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि करंट स्टेटस क्या है हमारा। करंट में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 94 गीगावाट के आसपास है। टारगेट कितना है हमारा 2030 तक का, 2030 तक में हमको सोलार से 280 गीगावाट करना है। सरकार कोशिश कर रही है कि इसको 300 गीगावाट तक लेके जाए, है ना। लेकिन अभी टारगेट याद रखेंगे तो 280 गीगावाट का ये हमारा पंचामृत जो है उसमें हमारा टारगेट है ना, जो कोप 26 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। देखो 2030 तक क्या करना है, जो भी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी उसमें से 50% कहां से आएगा, वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा, है ना, मतलब सॉरी, वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है, वही जो 4 की बात कर रहा हूँ, 4 RES सोर्सेज जो है, कौन कौन से, वो है आपके पास विंड, वो है आपके पास सोलार, वो है आपके पास बायो, और वो है आपके पास स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इनमें से आएगा। तो उसमें से बोला गया है कि 500 गीगावाट की जो इंस्टॉल कैपेसिटी होगी नॉन फॉसिल फ्यूल से
आएगी 2030 तक। मतलब 2030 तक में हमारे पास 500 गीगावाट की एक इंस्टॉल कैपेसिटी होगी जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी। अब नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब ये आरईएस तो होगा ही होगा, है ना। फिर उसके साथ साथ आप देखोगे न्यूक्लियर भी आ जाएगा इसमें, है ना। इसमें लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ जाएगा। तो इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है हमारे पास वो 500 गीगावाट तक की हो जाएगी। फिर उसमें से देख सकते हो सोलार किसमें से आ जाएगा, तो सोलार से आ जाएगा 280 गीगावाट, विंड से आ जाएगा 140 गीगावाट। तो ये मैंने आपको कल बताया था, ये आज बताया सोलार का 280 और 140, इसका जस्ट हाफ कर देना और ये आपका टारगेट हो जाता है। तो सोलार एनर्जी का टारगेट कितना है 2030 तक, तो 280 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी करना है ना, जो कि आपका 500 गीगावाट में बहुत ही ज्यादा बड़ा शेयर है, सबसे बड़ा शेयर आपका हो जाएगा सोलार सेक्टर का। अब हुआ ये था कि पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, है ना। पेरिस क्लाइमेट या फिर पेरिस डील जिसको बोलते हैं या पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं, कोप 21 में हुआ था। इसमें यह बोला गया था कि 2022 तक हम 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से इंस्टॉल कैपेसिटी जनरेट कर लेंगे। मतलब चार चीजों से आ रही होगी वो, सोलार से आएगी 100 गीगावाट, विंड से आएगी 60 गीगावाट, है ना। फिर उसके बाद बायोफ्यूल से आएगा 10 गीगावाट और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आएगा 6 गीगावाट। ये सब करना था आपको बाई 2022 तक, 2022 तक ये करना है। ना तो ये अचीव कर पाए हैं, ना तो ये अचीव कर पाए हैं आज भी। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की, जनवरी 2025 में, ठीक है। तो ये पेरिस डील में हुआ था। फिर कोप 26 में क्या बोल दिया गया, ये वाले पॉइंट जो ऊपर लिखे मैंने, ये कोप 26 में बोला गया, जो कि 2021 में हुआ था, है ना। ग्लासगो में ये चीज हुई थी, ठीक है। अब एक चीज और याद रख लेना कि जो हमारे कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं इसको लेकर के, तो सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसको 2013 में गुरुग्राम में बनाया गया है। इंडिया की पहली सोलर सिटी सांची है। फिर नेशनल सोलर मिशन जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था, उसके तहत 2010 में एक और चीज लॉन्च करी गई जिसको बोलते हैं नेशनल सोलर मिशन, है ना। इसमें क्या टारगेट था कि बोला गया था शुरू में हम 20 गीगावाट का ग्रिड पावर्ड सोलर कनेक्टिविटी एक तैयार करेंगे, बाद में जिसको 100 गीगावाट कर दिया गया और यही आपका पेरिस डील में आ गया था, है ना। इसी को पेरिस डील में क्या कर दिया गया, रेस करके 100 कर दिया गया था, ठीक है। तो ये नेशनल सोलर मिशन कब लॉन्च हुआ है, 2010। किसके अंडर में होता है नेशनल सोलर मिशन, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। इसके तहत 8 कोर मिशन है, 8 कोर मिशन है, उनमें से एक कौन सा है आपके पास, नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है, जो कि कोप 21 पेरिस डील 2015 में इसको लाया गया था, है ना। ये एक इंटरनेशनल और अलायंस है जो सोलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। इसको कौन देखता है, इसको मैनेज करा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसको 2013 में कहाँ पे बनाया गया था, गुरुग्राम में बनाया गया था, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, ये एनर्जी सरप्लस रीजन है, एनर्जी सरप्लस है यहाँ पर। जब ये एनर्जी सरप्लस है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सोलार सेक्टर का। तो सोलार सेक्टर को यहाँ पे कुछ बूस्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें किया क्या जाएगा, इसमें यह किया जाएगा कि एक सोलार ग्रिड नेटवर्क तैयार करेंगे पूरी दुनिया में, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी, जो एनर्जी अभी क्या होता है, ऑयल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। कई बार क्या होता है, वॉर वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी ऐसी क्राइसिस आती है जिसके, या फिर बोलो इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी आती है, तो जिसके कारण जो कुछ कंट्रीज जो इन पर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे सऊदी वगैरह पे डिपेंडेंट, ईरान वगैरह पे डिपेंडेंट, है ना, वेस्ट एशिया पे जो डिपेंडेंट होती है, तो फिर उनको दिक्कत होती है एनर्जी लेने में। तो इसलिए हमको क्या करना है, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना है। फिर इसके साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है उसको कम करना, ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस को कम करना, है ना, ताकि हम क्या कर सके, एक सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा सके। तो वो इसका क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑब्जेक्टिव है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो टारगेट है वो ये है कि 1 बिलियन $1 बिलियन को क्या करना है, मोबिलाइज करना है, ताकि सोलार इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी पैसा लगे उसको यहां से क्या कर सको, आप कलेक्ट कर सको। तो $1 बिलियन का आपका जो एक बिलियन बोल रहा हूँ, $1 ट्रिलियन जो है सोलार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है, मोबिलाइज करना है। फिर 1,000 गीगावाट ऑफ टोटल सोलार इंस्टॉल कैपेसिटी ग्लोबली जनरेट करना है। पूरी दुनिया में
1000 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी को तैयार करना है। और तीसरा है कि 1 बिलियन लोगों को सोलार एनर्जी से कनेक्ट करना है। तो 1 बिलियन लोगों को सोलार एनर्जी से कनेक्ट करना है, 1000 गीगावाट की सोलार एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी जनरेट करना है। और इतना सारा तैयार करने के लिए आपको कितना चाहिए होगा? $1 ट्रिलियन का पैसा चाहिए होगा, ताकि आप सोलार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सको। अगर बात करें इसके मेंबर कितने कंट्रीज हैं, तो अभी अभी 103 यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी एक लेटेस्ट कंट्री ने इसको ज्वाइन किया है, जस्ट अभी कुछ शायद लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया है, या फिर अभी कुछ महीनों के अंदर ही ज्वाइन किया है। वो 104th कंट्री है ना। आपको नाम बताना है कि वो कंट्री कौन सी है। अब भी लेटेस्ट इसने ज्वाइन किया है, उस कंट्री का नाम आपको पेपर के लिए याद रखना है, ठीक है। और 104 मेंबर होगा, इसमें सिग्नेटरीज कितने हैं? 120 हैं। गोल क्या है? वही कि 1000 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है, उसको क्या करना है? रिड्यूस कर देना है एवरी ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो ग्लोबली किया जाता है, उसको रिड्यूस करना है हर साल, इतना रिड्यूस कर देना है, ताकि हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा सके, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशंस है उसको क्या कर सके? कम कर सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इन सबको याद रखना। यहाँ से स्टेटमेंट्स बनते हैं, इस पॉइंट को याद रखना। फिर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलार अलायंस का ही ये इनिशिएटिव है। इसको लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, 2018 में इसको प्रपोज किया गया था, और ये इंटरनेशनल सोलार अलायंस का पार्ट है ना। इसको 3 पार्ट में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज में क्या किया जाएगा? जो एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में एक ग्रिड नेटवर्क तैयार करा जाएगा। फिर दूसरे फेज में एशिया को और अफ्रीका को जोड़ा जाएगा इसी ग्रिड नेटवर्क से। फिर तीसरे फेज में पूरी दुनिया को जोड़ दिया जाएगा, ग्लोबल ग्रिड बना दिया जाएगा, ठीक है, ग्लोबल ग्रिड तैयार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमओयू साइन किया गया है इंटरनेशनल सोलार अलायंस, वर्ल्ड बैंक और इंडिया के द्वारा, ताकि इस ग्रिड को क्या करा जा सके? इंप्लीमेंट किया जा सके। और ये कोप 26 में इसको फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। और ये इसमें आप देखना यूके जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव ये है ना, उसमें यूके का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसको ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की तरह देखा जा रहा है। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और स्कीम है, जैसे पीएम कुसुम योजना है, तो 2019 में लॉन्च करी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट में जब तक नहीं रहती है तब तक वो है, आपको इनको नहीं देखना है। लेकिन अभी ये जो है जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में आई है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें 300 यूनिट तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है पर मंथ हर एक फैमिली को, अगर आप अपने घर में रूफटॉप सोलार जो है वो लगवाते हो। जो किसके तहत लगवाओगे आप? पीएम सूर्योदय योजना। इसमें क्या होता है? रूफटॉप सोलार सिस्टम को 1 करोड़ घरों में क्या करना है? लगाना है। ये लगाने के बाद आपको 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी हर एक फैमिली को। तो ये है आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपका इरेडा के ऊपर है। इरेडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये 1987 में बनी थी। ये पैसा देती है, लोन देती है, किसको देती है? ताकि आप रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी पैसे की कमी आ रही है वो पूरी हो, और मतलब एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, है ना। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे सोलार, विंड, बायोमास, इनसे रिलेटेड प्लांट लगाने हैं, पार्क्स लगाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उससे रिलेटेड पैसा आपको कौन देता है? इरेडा देती है। तो इरेडा के बारे में ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन है जो सोलार सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और भी कोई भी स्कीम जो न्यूज में रहती है उसको फिर आपको अपने हिसाब से अपडेट करना है। स्टैटिक वाला पोर्शन अभी तक के लिए जो आपको याद रखना वो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।